हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में। उससे पहले कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज हैं, उन्हें मैं सॉल्व कर देती हूँ। कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स लिखे हैं, उन्हें आंसर कर देते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मैम आप हमारा वीकेंड जो है उस पे भी क्लास ले लीजिए। देखो बेटा, क्लास हम ले लेंगे, सिलेबस हम करा देंगे, बट एक बात बताओ, रिवीजन कब करोगे? आपकी मंडे टू फ्राइडे ऑलरेडी सारी क्लासेस होती हैं, और एक ना एक टीचर सैटरडे भी क्लास ले ही लेता है, ठीक है। लेने को मैं ले सकती हूँ, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास आप ही का बैच है, आप ही का सिलेबस कराना है। ले सकते हैं, सैटरडे भी ले सकते हैं, संडे भी ले सकते हैं, बट थिंक अबाउट यू। आप लोग साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता आपको टाइम चाहिए? इनऑर्गेनिक का अगर मैं एक वीक में दो दो तीन तीन चैप्टर छोटे छोटे कवर कर दूंगी, आप पढ़ोगे कब, रिवाइज कब करोगे? राइट तो करने को हम कर सकते हैं, एवरी सैटरडे के एवरी संडे भी क्लास ले सकते हैं, बट थिंक अबाउट दिस एंड देन बच्चों फिर आप बताओ कि आपको क्लास लेना है या नहीं लेना। मेरे अकॉर्डिंग अभी सर बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करवा रहे हैं और आपके पास लेक्चर्स भी हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि यार आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फिजिकल रिवाइज कर पा रहे हो। दैट इज द बेस्ट थिंग। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती अभी आपको रिवीजन करने के लिए। बट अगर बेटा सब कुछ बल्क में आ जाएगा तो लेक्चर लोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे या रिवीजन करोगे? क्लियर? तो सब चीजों को बैलेंस करो। ये जो सैटरडे होता है ना, उस दिन सारे नोट्स तो रिवाइज करने ही है हर सब्जेक्ट के, और साथ के साथ फिजिकल के जो चैप्टर सर आपको रिवीजन करवा रहे हैं या जो भी होमवर्क दे रहे हैं उन्हें कंप्लीट करो, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा कि सिलेबस लैग कर रहा है, मैंने तो करा देना है, बट सोचो यार, मेरे को तो कराना आसान ही है, जल्दी सिलेबस हो जाएगा आपका, मैं भी निकल जाऊंगी छुट्टी लेके। हैं, एक तो हम आप लोगों के लिए रुके हुए हैं और आप बोल रहे हो मैम सिलेबस जल्दी कराओ, ठीक है। अरिफुल इस्लाम जी का कल डाउट आया है, मैम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, प्लीज मैम हेल्प। ठीक है बेटा, इस्लाम बेटा, एक ही चीज बोलूंगी कि ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों बहुत इजी हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल अबाउट कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स की कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो उसमें बस ये चीज आप देखो कि दो सेम लीगेंड को अगर आप 180 पे भी रख पा रहे हो, 90 पे भी रख पा रहे हो, तो बिल्कुल उसका दूसरा पॉसिबल आइसोमर बनेगा ही बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या देखना होता है बेटा, कि जब आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, जीआई फॉलो करते हुए अगर आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, अगर उस कॉम्प्लेक्स को किसी भी तरीके से आप दो पार्ट में इक्वली कट कर सकते हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं कर सकते तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप उसके एनेंटियोमर बना सकते हो। पेयर ऑफ एनेंटियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उसकी मिरर इमेज तो है लेकिन उसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। कंफ्यूज मत हो बेटा। एक तो लास्ट क्लास जो जहां पे हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसके बाद दोनों पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन आइसोमेरिज्म वाले आए हैं, वहां पर मैंने फिर से कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, तो एक बार वापस उस कंसेप्ट को देखो। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो जिन जिन क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म को यूज हुआ था वहां पे मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसको समझो। फिर भी डाउट आता है तो वो डाउट लिखो कि मैम इस पॉइंट पे मैं कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। मैम क्लास नोट्स ओपन नहीं हो रहे, प्लीज मैम हेल्प। वंशिका का 23 मिनट्स पहले ही मैसेज है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अंकुश दुबे, थैंक यू बेटा, थैंक यू शिफा सैफ, थैंक यू रितेश। आइसोमेरिज्म का लास्ट पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुख्तर मोहम्मद ने भी ये मैसेज किया। एक बार एक काम करोगे, चलो बच्चों जिसको भी आइसोमेरिज्म टफ लग रहा है, एक बारी वापस से जो मैंने आइसोमेरिज्म का लास्ट पोर्शन पढ़ाया था उसे रिवाइज कर लो। साथ के साथ मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जब हम पीवाईक्यू में डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन। और फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाइव सेशन रखती हूँ, हाइड्रोजन चैप्टर का जो पीवाईक्यू होगा उसमें हम लास्ट के 15 मिनट निकाल लेंगे, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चे, लॉट्स ऑफ लव के लिए। डाउट यस, मैंने डाउट मार्क किए थे बच्चों, बट अभी वो नीचे चले गए। ठीक है ठीक है ठीक है। मैम आपसे मैं गुस्सा हूँ बिकॉज आपने बी पार्टिकल्स की बात नहीं किया, इवन इट केम इन नीट 2021।
कौन से बी पार्टिकल बेटा? आई डोंट नो नाम से एक बच्चा है, उन्होंने लिखा है। कुछ भी मत लिखो बेटा। हाँ, जमीना घोसिया बेटा। मैम इफ पॉसिबल आप ऑल्टरनेट संडे को क्लासेस ले सकते हैं, दिस वीक में हमारी टेस्ट नहीं रहती है। आपका पॉइंट एकदम करेक्ट है, लेकिन अभी मैंने आते ही आप ही के क्वेश्चन का शायद आंसर किया था, ठीक है। लक्षिता तिवारी, नाइट्रोप्रोसाइड में तो सिंपली एनओ होता है ना। हाँ, एक बच्चे ने लिखा था कि यार नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसेल में कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा एनओ जब लिख रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ दैट इज वही है, लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नाइट्रोसोनियम भी बोलते हैं उसे और नाइट्रोसेल भी बोलते हैं। क्लियर? जैसे कार्बोनिल भी होता है हमारे पास, ऐसे नाइट्रोसेल होता है। क्लियर? नो डाउट इन हाइड्रोजन। वेरी गुड लक्षिता तिवारी। लक्षित तिवारी के डाउट्स, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिल दोनों का फॉर्मूला एनओ है, तो किसी कंपाउंड में एनओ प्रेजेंट हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो एनओ नाइट्रोसिल ही है बेटा, ठीक है। अगर 3D सीरीज के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आए तो पेयरिंग होगी या नहीं? आपने <3 एंड मोर देन 3 केस ही एक्सप्लेन किया है। सेकेंड डाउट थोड़ा सिली है। नहीं बेटा सिली नहीं है, जहां पर मैंने <+3 बोला है ना, तो उसको <= साइन लगा देना, ठीक है लक्षिता बेटा। जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की <=+3 आएगी, वहां पर वो रूल देखना है आपको, लिगेंड की स्ट्रेंथ। पायल, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में आपने शायद इलेक्ट्रोड उल्टा ले लिया है। नहीं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में उल्टा होता है, कैथोड ही नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। आपके लेक्चर्स देखने के बाद सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवांगी साहू, बेटा अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है तो इट्स बेस्ट फॉर यू कि आप डाउट लिखो, ठीक है, रादर देन कंपेयरिंग दीज थिंग्स। आपका चॉइस है बेटा, बट डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। सबका अपना अपना तरीका होता है, आपने अपना नीट का पेपर देना है ना बेटा, सबका तो नहीं देना। मुस्कान चौहान का डाउट है, मैम AA B2C2 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, टोटल इनएक्टिव कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्होंने मुझे सेंड किया है। बेटा पहली बात, MAA B2C2, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो AA दैट मींस सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अब B2C2 दोनों दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। एक बार B को B के साथ सिस पे रखेंगे, एक बार B को B के साथ ट्रांस पे रखेंगे। अब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के रिस्पेक्ट में तो हम GI नहीं देख सकते, तो उसी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। और जब हम उसके आइसोमर्स बनाएंगे तो हर कॉम्प्लेक्स में प्लेन लगा लगा के देखना है। अगर उसको हम 2 बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर नहीं कर पा रहे तो एक्टिव। और ये सारी टेबल मैंने आपको बनाई है बेटा कि टोटल कितने बनेंगे, और ये उन्हीं में से एक कॉम्प्लेक्स है। आप ड्रॉ कर करके देखो। आपको डाउट आता है कि मैम इस पॉइंट पे यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो उसे आप नोट डाउन करो कि मैम मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया था और इसमें ये गड़बड़ हो रही है। क्लियर? उत्कर्ष ने भी साथ में लर्न हो जाता है, वेरी गुड। गुरु शरण, सिनर्जिक इफेक्ट बता दीजिए मैम। बेटा मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग सिखाई थी, मेटल से कार्बोनिल, कार्बोनिल से मेटल, कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है। तो वहां पर मैंने जो डेफिनेशंस लिखवाई है वहां पे मेंशन किया है। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। थैंक यू गुप्ता राखी, थैंक यू तवनीत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत सारा। सिन गैस का कुछ रेशियो होता है क्या, कैसे को पता करें? देखो बेटा, इन सिंपल वर्ड CO+H2 इज सिंथेसिस गैस। क्लियर? मंडे से न्यू चैप्टर प्लीज। अंशरा सैफ, काहे बेटा? मंडे से नया चैप्टर शुरू कर देंगे बट क्लास में याद हो गया। वेरी गुड, चलो मेरे काफी सारे बच्चे अच्छे हैं जो क्लास में लर्न करके आए हैं, वेरी गुड। ठीक है, सौम्यदीप साहा, yes I have already requested to cover up physical and properties in organic and some classes are also pending on special reactions and name reactions. Ma'am please inform पंकज सर। बेटा पंकज सर को ऑलरेडी पता है और वो करवाएंगे। अब बेटा इनऑर्गेनिक चल रहा है, बीच में अगर क्लास आ जाएगी तो आप ही को डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो सर भी अवेयर है और सर भी और बैचेस में क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल बेटा, अभी आपकी क्लासेस चल रही है इनऑर्गेनिक की, ये होते ही सर अपना आपको सिलेबस कराएंगे, कुछ भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है।
रीना सिसोदिया, मैम प्लीज पीवाईक्यू सैटरडे या संडे ले लो प्लीज। चलो ठीक है बेटा, मैंने ले लेना है। फिर आप रिवीजन कब करोगे, आप टेस्ट की प्रिपरेशन कब करोगे? मैं आपको इतना समझाती हूँ कि बेस्ट तरीका यह है कि अपना टेस्ट में 100% देना है। आप अगर टेस्ट में 100% नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेस्ट अभी आप लोग देते हो ना, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मानकर चलो बेटा कि आप अपने सिलेबस की टेंशन ना लो बिल्कुल भी, कैसे होगा क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं, और जितना करा दिया है उतना आपका भी हो रहा है या नहीं। मेरा सिलेबस होने से सिर्फ मुझे फायदा, आपको क्या फायदा? आपको फायदा तभी है जब आप मेरे साथ साथ चलो। हम एक दिन में भी हाइड्रोजन चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या हम एक दिन में हाइड्रोजन चैप्टर को याद कर सकते? नहीं। फिर क्यों बोलते हो? चलो मैम ड्यूरेशन बढ़ाइए प्लीज। गौतम कुमार गौरव, चलो ठीक है गौतम कुमार गौरव, ड्यूरेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो आप पूरा पढ़ लोगे ना एक ही दिन में? बहुत इजी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑर्गेनिक में भी स्पेशल रिएक्शन फिजिकल। देखो एक बच्चा है कप्पा भैया करके, वो काफी कुछ बताना चाहते हैं, तो मैंने आज क्लास में मेंशन कर दिया है। जो भी पेंडिंग है आइदर इन ऑर्गेनिक, वो सब कुछ सर कवर करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, आई थिंक रिलेवेंट डाउट्स मैंने ले लिए हैं। काफी बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि कोई बच्चा कोई डाउट पूछता है तो साथ वाला ही आंसर कर देता है। वेरी गुड बच्चों, आई थिंक ऑल इज क्लियर। एक बार ये तो कल के लेक्चर में है, एक बार मैं सेकेंड जो लेक्चर था हमारा पीवाईक्यू का, उसके भी डाउट्स देख लेती हूँ, ठीक है? मैम क्या पढ़ाया आपने, एकदम मजा आ गया। चलो बेटा, नहीं है मैक्सिमम डाउट्स, ठीक है? फिर भी जिनको किसी भी तरह का कहीं पे कोई भी डाउट रह गया हो, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं यही हूं अभी। क्लियर? सभी टीचर्स यही है, आपके साथ हैं जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता। तो इस चीज के लिए तो घबराने की जरूरत ही नहीं है यार, ये रह गया ये छूट गया। ऑब्वियसली बेटा इतना ट्रस्ट आप लोगों का हम पर है, आप लोगों की वजह से हम चल रहे हैं, तो फिर इतना ट्रस्ट तो रखो बेटा कि आपको मिड वे में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो जो भी पेंडिंग है बेटा, उस टाइम सर की मैरिज थी, सर और आप लोग का सिलेबस भी कंटिन्यू होना जरूरी था, तो मैं इनऑर्गेनिक की क्लासेस लेने लग गई, ठीक है? जैसे ही मेरा इनऑर्गेनिक पोर्शन हो जाएगा, पंकज सर वापस आएंगे और आपको पूरा पोर्शन कराएंगे। तो अभी इस तरीके की बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना फैलाएं कि ये छूट गया वो छूट गया, ये पेंडिंग है, सर ने ये नहीं करा। सर सब कराएंगे, ठीक है बेटा? तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चीज को पॉजिटिवली ले कि आप ही के हित के लिए सब कुछ किया जाता है। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर 2 है हाइड्रोजन का। तो हमने सोचा तो है कि आज हमारा पूरा हो जाए, लेकिन ऑलरेडी हमारा 15 मिनट निकल चुका है लगभग। तो अब तक जो हमने पढ़ा जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं। हमने कल हाइड्रोजन चैप्टर शुरू किया था और मैंने आपको समरी दे दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में कल हमने किस बारे में बात की थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की थी, जो कि बात बहुत इरिलेवेंट थी क्योंकि पोजीशन फिक्स हुई नहीं है अभी तक। फिर हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कस किए थे, दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन का जिक्र किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डाई हाइड्रोजन H2। सबसे पहले H2 की हमने प्रिपरेशन डिस्कस की थी, और प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने उसको बनाया था जिंक के साथ। जिंक हम इम्प्योर लेते हैं क्योंकि प्योर जिंक के साथ रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन इम्प्योरिटी जिंक की एज अ कैटलिस्ट बिहेव करती है और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हुए वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर SO2 रिलीज होगी इन प्लेस ऑफ H2। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। और जितने भी एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, जैन अली पंजाबी सॉन्ग बेस्ट, सब एच से गाया करो, सारे एलिमेंट्स लिखवा दिए थे। ये सारे के सारे बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते ही करते साथ में उसके मेटा एल्यूमिनेट, मेटा सिलिकेट, मेटा स्टैनेट ऐसे कंपाउंड्स को फॉर्मेशन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट। लेकिन ये सब के सब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे थे। फिर हमने करवाया था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पानी का कराओ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का कराओ, और साथ के साथ एक्वस NaCl बोले तो ब्राइन सॉल्यूशन का कराओ। सब के सब में हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड के ऊपर, ठीक है? ये कंटेंट रिलेटेड था इलेक्ट्रोलाइसिस वाले कंटेंट से।
उसके बाद ये तीनों प्रिपरेशन डिस्कस करके कंक्लूजन लेकर आए थे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट मेथड जहां से हमें वेरी प्योर हाइड्रोजन मिलती है 99.97%। क्लियर, तो वो याद रखना। उसके बाद हम बढ़े थे आगे की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन डिस्कस कर रहे थे, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, याद हो गया था। फिर हमने कुछ कॉमन जनरल पॉइंट्स उसके डिस्कस किए थे, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब देखो बेटा, यूजेस हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़ना तो है ना यार। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम थ्योरी पढ़ाने लग जाते हो आप, मैम ये प्रिंटेड क्यों? अरे बेटा, यूजेस भी अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो टाइम किसका किल होगा, ये सोचो। जहां कंसेप्चुअल चीज है बिल्कुल समझेंगे, क्लियर, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, अब आप सोचो आज डाइहाइड्रोजन के मैं आपको 10-12 यूज समझाने वाली हूँ। समझाना क्या है, तो है यहाँ यूज होता है, तो इट्स बेटर कि वो आपके पास रिटन फॉर्म में हो, तो आप उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। What I want कि 100% नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपको ये नहीं बोला मैंने कि एनसीईआरटी साथ साथ लेके बैठो, नहीं, अभी नहीं। जब चैप्टर पूरा हो जाए, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका अगर मन करे, अगर, तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना। एवरी पॉइंट इज कंसीडर्ड, क्लियर। तो आपके पास जो नोट्स होंगे वो बेस्ट होंगे, लिखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों ने मुझे पूछा मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, समझ में हमें सब आ ही जाता है, तो आप जो हमें पीडीएफ देते हो मैम उसी का प्रिंट निकलवा ले। कदापि नहीं, अभी हमारे पास टाइम है यार, टाइम है। नोट्स लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये सजेशन तो मेरा हर सब्जेक्ट के लिए होगा कि नोट्स अगर हैंड रिटन होते हैं ना, तो याद करने का मजा और पढ़ने का मजा ही अलग होता है। नोट्स शुड बी कंप्लीट इन योर हैंड राइटिंग, नॉट जेरोक्स, ठीक है। बाकी मजबूरी की चीज अलग होती है, वो आप डिस्कस कर सकते हो कि मैम ऐसा वाला केस है। राइट नाउ तो मेरा सजेशन यही है बेटा, ज्यादा के पीछे मत भागो, जितना करो अच्छे से करो, सबसे बेस्ट वही होता है। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑल अबाउट कि ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे आज मेनली हाइड्राइड्स के बारे में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और हम वाटर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वाटर के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो जनरल पॉइंट्स हमें पता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वाटर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर हार्डनेस हटाने के लिए, हार्डनेस भी दो तरीके की होती है, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस हटाने के लिए, परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कोशिश करेंगे कि हमारा H2O2 आज कवर हो जाए। H2O2 आज ना भी कवर हो तो जो हमारी मंडे को क्लास होगी, जिस दिन हम PYQs डिस्कस करेंगे, उस दिन हम H2O2 को स्टार्टिंग 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद मंडे के लिए प्रिपेयर रहना कि अब तक जितना पढ़ाया है ऑन द टिप्स करके आना, जिससे आप मंडे को जब PYQs डिस्कस हो तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका अंदर आंसर विद इन 10 सेकेंड्स आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जैसे चैप्टर में आंसर निकलना चाहिए। क्लियर, फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, थिंग्स शुड बी ऑन द टिप्स। इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको और भी टिप्स दूंगी जब हमारा सिलेबस बिल्कुल लास्ट उस पे होगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं H2 की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ये रिएक्ट कैसे करता है। लेकिन बेटा ये जो डाइहाइड्रोजन होता है रूम टेम्परेचर पे H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये डाइहाइड्रोजन जो होता है बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे कैसा इनर्ट होता है। ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ये स्टेबल है तभी तो रूम टेम्परेचर पे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलती है, गैसियस फॉर्म में मिलती है, तो H2 अगर रूम टेम्परेचर पे जिस भी फॉर्म में है उसको हम डिसोसिएट नहीं कर पा रहे, ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो जिस फॉर्म में वो उस फॉर्म में रहेगी। क्लियर, तो वो रूम टेम्परेचर पे इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर, ऐसा मत समझना
कि रूम टेम्परेचर पे अगर ये होता तो फिर क्या होता, रूम टेम्परेचर पे O2 भी होती है, H2 भी होता, दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते रहते, लेकिन वाटर का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। क्लियर, समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हैलोजेंस। ये हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है भाई? हैलोजन किसे कहते हैं? हैलोजन कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वो रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एज इट इज हमारा हैलोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? ये भी एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये इस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, हैलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो कंपाउंड तो ये HX टाइप का ही बनाएगा। क्लियर, कंपाउंड ये कैसा बनाएगा बेटा? HX टाइप का ही बनाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्लो, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है। क्लियर, तो बस ये ध्यान रखना कि हमारा जो ये फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन H2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है बेटा? डार्क में भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या चाहिए बेटा? सनलाइट चाहिए। ये लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ी होगी। तो आपको याद है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? वो क्या रिएक्शन होती थी? जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती थी। तो वहां पे उस रिएक्शन का एग्जांपल हुआ करता था H2 + Cl2 फॉर्म HCl। लेकिन H2 Cl2 के साथ मिलकर HCl नहीं बना सकता अगर वहां पे लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी। वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो वहां पर रिएक्शन किस रेट से होगी वो H2Cl2 पे डिपेंड नहीं करता, लाइट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बस अब इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कि अगर H2F2 के साथ ये डार्क में भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? 2HF का फॉर्मेशन होगा। मैंने एक रिएक्शन लिख दी, 4 रिएक्शन आप अपने आप लिख सकते हो। अगर H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ से HCl का फॉर्मेशन होगा। H2 की रिएक्शन Br2 के साथ कराइए तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? 2HBr का। तो ये सारी की सारी क्या हो गई बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन बोलो या O2 बोलो। क्लियर, तो H2O2 के साथ रिएक्ट तो करता ही है, ये तो पता ही है बेटा, H2O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो H2 की रिएक्शन जब हम O2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब फॉर्मेशन होता है किसका? H2O का इन लिक्विड स्टेट। क्लियर, तो यहाँ पर भी ये जो डी ब्लॉक मेटल प्रेजेंट होते हैं ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर? ये काम कर रहा है यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है, इस पे ये रिएक्शन होती है। हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है इन गैसेस को रिएक्शंस होने के लिए। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, रिएक्शन में टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तब H2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये H2O2 के साथ भी रिएक्ट करता है। सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, ये आपने पढ़ी हुई है, इनमें कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, अगर हम बात करें रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन के साथ, तो आप खुद बताओ बेटा, N2H2 के साथ मिलकर क्या बनाता है? N2 दैट इज डाई नाइट्रोजन, H2 के साथ मिलकर क्या बनाता है बेटा? ये फॉर्मेशन करता है अमोनिया का। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? आयरन की प्रेजेंस में होती है, मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में होती है। और रिएक्शन कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूं N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ये आयरन जो है ये तो काम करता है कैटलिस्ट का, ये तो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता ही है। और मोलिब्डेनम किसका काम करता है बेटा? ये काम करता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं बेटा? प्रमोटर्स इनहिबिटर्स, आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम कर रहा है, आयरन कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ हम बस बात कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्रमोटर यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देते हैं बेटा, दैट
इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। अगर इसकी रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाए तो बेटा मेटल्स कौन कौन से हमारे पास? एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा? हाइड्राइड्स का। क्योंकि मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो कैसे रिएक्ट करेगा बेटा? ये मेटल्स के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम हाइड्राइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? सोडियम हाइड्राइड का। यहां पर हमारे पास जो सोडियम प्रेजेंट है इस पे कैसा चार्ज है बेटा? इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। ये H माइनस फॉर्म में यहां से निकलेगा। और भी मेटल्स के साथ आप रिएक्ट कराओ तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन करता है। तो मेटल के साथ कराओ, मेटल आयंस के साथ कराओ। जैसे कि हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, दैट इज रिएक्शन विद मेटल आयंस, मेटल ऑक्साइड्स। तो बेटा आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनका नेगेटिव एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। उनका नेगेटिव एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए यानी कि वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जिनका नेगेटिव जिनका एसआरपी हाइड्रोजन से नीचे था, फॉर एग्जांपल कॉपर जो कि पॉजिटिव एसआरपी शो करता है, तो उन मेटल्स के लिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो कब प्रोडक्ट क्या बनेगा, कब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? तो अगर मैं रिएक्शन कराऊं बेटा मेटल आयंस के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैल्शियम की रिएक्शन कराऊं हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से ये फॉर्मेशन करता है CaH2 को, दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड। इसे और क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्राइड तो बोलते ही हैं, साथ के साथ इसका एक कॉमन नेम है बेटा हाइड्रोलिथ। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे जब हम हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये हाइड्रोलिथ का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कराऊं, अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में ये जो कॉपर है, क्लियर? तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगा H2O प्लस कॉपर का। यहां पर इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो इस कॉपर का हाइड्रोजन ने क्या किया बेटा? रिडक्शन किया। तो यहां पर इसने किसकी तरह बिहेव किया? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, क्योंकि कॉपर को तो रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ। कौन बेटा? हाइड्रोजन, यानी कि दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं पे बेटा आप ये रिएक्शन देखो, जब कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो कैल्शियम यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन 0 थी, यहाँ पर +2 थी, यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 थी और यहाँ पे -1 थी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि बेटा जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, मेटल आयंस के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, क्योंकि ये क्या है बेटा? ये हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा? यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ऊपर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कभी भी अगर ये देखना हो कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, याद क्या रखना है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं जिनकी नेगेटिव एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जिनकी नीचे होती है उनके लिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर? तो अभी हम H2O2 में भी ये रिएक्शन देखेंगे, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन। तो आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पर ये देख लो कि एसआरपी किसका ज्यादा होता है, किसका कम। आप इजीली कंपेयर कर पाओगे कि कब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद मैनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आपने ये रिएक्शन बिल्कुल ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई है, ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ी हुई है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन बेटा? जब आपने प्रिपरेशन करवाई होगी एल्डिहाइड ग्रुप की। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने रिड्यूसिंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी पढ़ी हुई है, जहां पर आप एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन का भी फॉर्मेशन करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मैनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किन्हें बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा एल्कीन्स को, एल्काइंस को। जिनमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें कम से कम एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड होने चाहिए। Such reactions are employed for the formation of products of commercial importance. For example, with unsaturated hydrocarbon, हमारे पास कोई भी एल्काइन है, एल्काइन हमने क्या ले लिया? दैट इज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा? ये हमारे पास एक एल्काइन है। तो आप नहीं पढ़ते थे कि अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या किया है आपने? हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। इसकी फर्दर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, फर्दर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, और यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्केन का। तो आप वहां पर जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते थे, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एल्काइन के साथ भी रिएक्ट करता है, एल्कीन्स के साथ भी रिएक्ट करता है और रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। बचपन में भी आपने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी है। वेजिटेबल ऑयल जो हमारे पास होता है, जो हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो हमारे पास घी का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना वनस्पति घी, फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? हमने पढ़ा हुआ है बेटा दैट वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा? फैट्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसे हम बोलते थे ना वनस्पति घी। ये रिएक्शन भी आपने बेटा पढ़ी हुई है पहले ही। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट बेटा हाइड्रोफॉर्माइलेशन। मैं इस रिएक्शन की बात कर रही थी कि ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। क्लियर? तो एल्डिहाइड फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स हम किसे बोलते हैं? एल्कीन्स को बोलते हैं, जिनमें एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हमारे पास जो एल्कीन्स होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम वाटर गैस के साथ कराते हैं, दैट इज CO प्लस H2, तो फॉर्मेशन होता है HCHO का। और उस HCHO को जब हम एल्कीन में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H प्लस CHO माइनस, तो वहां से फॉर्मेशन होता है किसका? हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप का। तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो CO प्लस H2 या वाटर गैस जो है उसमें H2 तो प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ये क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। Olefins react with carbon monoxide and dihydrogen in presence of catalyst to give aldehydes. तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है बेटा? दैट इज अ एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है बेटा? CO प्लस H2 के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सबसे पहले ये दोनों मिलकर बनाते हैं, यहां से HCHO का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वाटर गैस भी। ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ बेटा? ताकि आपको रिकॉल होते रहे। और सिन गैस भी बोलते हैं। यहां से जो हमारे पास HCHO बनेगा उसे हम किस में ऐड करवा रहे हैं बेटा? हम उसे इस एल्कीन में ऐड करवा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर H प्लस जाएगा, यहाँ पर CHO, तो क्या बन जाएगा? CH3। क्लियर? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, CH2। क्लियर? C डबल बॉन्ड OH। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3 CH2 CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। और अगर हम इसकी फर्दर रिएक्शन करा दें H2 और निकल के साथ, तो वो क्या कर देगा? ये आपने रिड्यूस में, रिडक्शन में रिएक्शन पढ़ी होगी।
इसके अगर फर्दर रिएक्शन करा दें H2 निकल के साथ, तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है, और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जब ये यूज होगा तो रिड्यूस करके इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, CH3 CH2 CH2OH, ये इसे अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन थी ऊपर, दैट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या थी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आधी से ज्यादा तो हमें सिंपली पहले से आती थी। हमने क्या किया, H2 के साथ रिएक्ट कराया, O2 को तो वाटर बना, N2 के साथ तो अमोनिया बना, वही कॉमन रिएक्शंस, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं था। हैलोजन के साथ हाइड्रोहैलाइड बन गया। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस के बारे में मैं पहले ही कुछ पॉइंट्स आपको बोल दूं कि ये यूजेस आपको एक बार गो थ्रू होना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला था कि नोट्स जितने अच्छे हमारे पास होंगे, रिवीजन हम उतना प्रॉपर करेंगे और कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। तो आधे से ज्यादा यूज वही है जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थी। फॉर एग्जाम्पल, पहला यूज ध्यान से देखेंगे बेटा, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की जो हमने सिंथेसिस की, जिसका नाम था हेबर्स प्रोसेस, वहां पर भी हमने क्या किया, अगर हमें अमोनिया बनाना है तो N2 के साथ H2 रिएक्ट करवाया था, तो ये अमोनिया सिंथेसिस के लिए यूज हुआ था। डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज फर्दर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये हम पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे कि अमोनिया का यूज होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, अभी हमने रिएक्शन लिखी थी वेजिटेबल ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन कराया था। ऑयल्स आर पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डाइहाइड्रोजन इज एडेड टू ऑयल्स लाइक सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी विच आर saturated hydrocarbon. Manufacture of methyl alcohol CH3OH. Water gas enriched with a hydrogen gas in the presence of cobalt catalyst gives methanol. That's why हम CO plus H2 को synthesis gas भी बोलते हैं, कल ही हमने जिक्र किया था। मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया। तो ये सारे वही पॉइंट्स है बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज में थे। नेक्स्ट बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेटलर्जिकल प्रोसेस, अभी हमने मेटलर्जी नहीं पढ़ा है, तो जब हम मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इट्स ओर इन अ इकोनॉमिक मैनर, ये कहलाता है मेटलर्जी। इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ओर को एक्सट्रैक्ट करना, ओर को प्योरीफाई करना, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, फिर रिडक्शन करना और फिर मेटल को रिफाइन करना। तो जो रिडक्शन वाला प्रोसीजर होता है वहां पर यह हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, तो ये वहां पर भी इसका यूज हो गया। सिंस हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स, जब हम मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेंगे टू मेटल्स एज इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। Therefore it finds in the use in metallurgical process. For cutting and welding process, it is used in atomic hydrogen both and oxyhydrogen torches for cutting and welding purposes. रॉकेट फ्यूल में भी इसे यूज करते हैं। डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम और डिटेल में जाएंगे बेटा लास्ट में जब हम D2 से इसका कंपैरिजन करवाएंगे। फॉर द स्पेस रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। फ्यूल सेल, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। सिंपल है भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हमारे सामने, तो अब पता चलेगा, अब टेस्ट होगा कि हमारा फोकस कितना था क्लास के ऊपर। क्लियर? क्या है बेटा, कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद। डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है यार, क्या पढ़ा हुआ है, डाइहाइड्रोजन क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और यहां से HCl का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बेटा, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो यहां से सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बेटा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें यानी कि CuO, CuO के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, कॉपर प्लस वाटर का। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि यहां पर हाइड्रोजन ने काम किया रिड्यूसिंग एजेंट का।
यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से यहाँ पर इसने काम किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर? तो इस तरीके से ध्यान रखना है बेटा कि कहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अमोनिया? गुड क्वेश्चन बेटा। हेबर्स प्रोसेस हमने पहले भी पी ब्लॉक में डिस्कस किया हुआ है, बताओ क्या रेशियो में यूज होता है? तो क्या पढ़ा हुआ है बेटा हम लोगों ने? हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि N2 H2 के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे किस रेशियो में प्रेजेंट होता है बेटा? यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है 1:3 के रेशियो में। किस में बेटा? 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। आयरन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स। तो मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको सब कुछ समझा दूं ताकि आपको और चीजें इजी लगेंगी। सबसे पहली बात माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्राइड्स होते क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर जिस कंपाउंड का हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है, रिपीटिंग वंस अगेन, हाइड्रोजन के साथ मिलकर जिस कंपाउंड का हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। ये हाइड्राइड्स 3 तरीके से हैं हमारे पास, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक बोल लो, नॉन स्टोइचोमेट्रिक बोल लो। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली हाइड्राइड्स होते क्या हैं। दैट इज बाइनरी compounds of hydrogen, binary compounds of hydrogen with मेटल के साथ भी हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल्स के साथ ही हो सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं दैट इज हाइड्राइड्स। क्लियर? आर नोन एज, आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब बेटा ये हाइड्राइड्स जो है ये मेनली हमारे पास 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। कैसे? एक एक करके तो हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं बेटा। नंबर 1 दैट इज आयनिक, नंबर 2 कोवेलेंट एंड नंबर 3 दैट इज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मेटालिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक। तो नंबर 1 है हमारे पास दैट इज आयनिक बोल लो, और इन्हें सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज मेटालिक, और वी कैन से इट नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो ये मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। उसके बाद ये फर्दर क्लासिफाई हुए हैं कैसे, समझना बेटा ध्यान से। आयनिक तो हम करेंगे डिस्कस। कोवेलेंट जो है बेटा, ये कोवेलेंट हाइड्राइड फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन deficient hydrides, electron precise hydrides and electron rich। तो ये फ्लो चार्ट जो मैंने अभी बनाया है ना बेटा, ये फ्लो चार्ट आपको फिर से बनाना है। कब बनाना है? जब मैं आपको तीनों सिंगल सिंगल एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद, और इनके की पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है। पहली बात, एक चीज हमें समझ में आ गई कि कोई भी बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, किसी भी बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उससे हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। 3 तरीके से मेनली क्लासिफाई हुआ, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक या नॉन स्टोइचोमेट्रिक। बेटा आयनिक हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस करने वाली ही हूं, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको वापस फ्लो चार्ट जो बनाना है ताकि लर्न हो जाए ऑन द टिप्स। बेटा आयनिक, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे साथ, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं
वो हमारे पास होते हैं आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं और मैग्नीशियम तो पॉलीमेरिक कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। मैम ये कोवेलेंट से क्या मतलब है? उनके बीच में कोवेलेंट नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसके साथ हाइड्रोजन ने जो कंपाउंड बनाया, अगर उसमें आयनिक नेचर प्रेजेंट है तो वो आयनिक हाइड्राइड्स हुआ। अब जो प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की हुआ करती थी वो आयनिक हाइड्राइड्स की होगी। फॉर एग्जांपल उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्यों? क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक्सेप्ट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक्सेप्ट दीज थ्री all forms ionic or saline hydrides. Simple, clear? कोवेलेंट, अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? जब नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। तो ये जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये बाद में मैम आपने इनको फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से आपको क्या समझ में आता है? यानी कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड तो बना दिया लेकिन वो स्पीसीज अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो रिकॉल करो बेटा, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो वो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाएंगे वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स होंगे लाइक CH4 हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने CH4 बनाया, तो ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ना कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, बैलेंस्ड है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। बाकी जितने भी हमारे पास ग्रुप के मेंबर्स हैं एक्सेप्ट ग्रुप 18, तो ग्रुप 15, 16, 17 वालों के साथ हाइड्रोजन, ग्रुप 15, 16, 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कैसे कंपाउंड बनाएंगे? लाइक ग्रुप 15 में मैंने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है जिसके पास एक लोन पेयर होता है। ग्रुप 16 में मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाता है जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ग्रुप 17 में मैंने फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बनाएगा HF जिसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर ग्रुप 15, 16, 17 वाले जो हाइड्राइड्स बना रहे हैं वो हाइड्राइड्स बनने के बाद उन स्पीसीज में लोन पेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। क्लियर? बड़ा ही इजी सा है। नेक्स्ट बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटालिक, नॉन स्टेरियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कि उनका नेचर वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो मैंने की पॉइंट्स बोले सिर्फ वो लिख रही हूँ, ठीक है? तो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स की मैं अगर बात करूँ तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स, formed by S block elements। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? दैट इज आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। क्लियर? बट लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो नेचर में कोवेलेंट होता है, एज इट इज बेटा जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम होंगे ये नेचर में कोवेलेंट तो होते ही है, नेचर में कोवेलेंट तो होते ही है, साथ ही साथ ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का यहाँ पर आ नहीं पा रहा है बेटा, आपको मैं डिटेल में पूरा समझाऊंगी। क्लियर? ये हमारे पास पॉलीमेरिक होते हैं नेचर में। क्लियर? अभी डिटेल में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा कोवेलेंट, दीज आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर मैं इनके बारे में बात करूं बेटा, सबसे पहले मैं जिक्र कर रही हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन बनाएगा बेटा? दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 में कौन है?
जैसे कि बोरोन हो गया। तो ग्रुप 13 में बोरोन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्या बनाएगा, BH3। BH3 में बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नेक्स्ट बेटा, दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 14। फॉर एग्जाम्पल कार्बन फैमिली में, तो ग्रुप 14 में हमारे पास CH4 हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर CH4 स्पीसीज जब बन जाती है तो ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट बेटा, दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 15, 16, 17। लाइक बेटा अमोनिया हो गया, H2O हो गया, HF हो गया, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो कंपाउंड तो बना ही रहा है, कंपाउंड तो बना ही रहा है, हाइड्राइड तो बना ही रहा है और इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। नेक्स्ट बेटा, मेटालिक एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक फॉर्म्ड बाय D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहाँ से बनते हैं बेटा, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। और ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, ग्रुप 7, 8, 9 वाले नहीं बनाते, जिसे हम हाइड्राइड गैप कहते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम सारे हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास हाइड्राइड। पहला हाइड्राइड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आयनिक और सेलेन हाइड्राइड। तो इनके बारे में अभी हमने लिखा था। तो these hydrides are formed by these hydrides are formed by S block elements। तो S block elements में हमारे पास ग्रुप 1 में कौन होते हैं, दैट इज लीना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। लेकिन याद क्या रखना है, याद ये रखना है दैट लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो नेचर में कोवेलेंट होता है, आप इसे एक्सेप्शन मान सकते हो। और बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट तो होता ही है इनका हाइड्राइड, साथ ही साथ पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक यानी कि एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट के ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये याद रखना बेटा, किसके अंदर, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर। नेक्स्ट, अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दीज आर, ये जितने भी होते हैं हमारे पास, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये हाइड्राइड्स जो बन गए। दीज आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, हाई होगा। तो बिहेव लाइक सॉल्ट्स जब ये बन जाते हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट्स जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो दीज आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बिहेव लाइक सॉल्ट्स, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल यानी कि वेपराइज नहीं होते नेचर में। कैसे होते हैं बेटा, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। लेकिन क्योंकि जब ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, आयंस फॉर्म में हो जाएंगे, और मूवमेंट ऑफ आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर्स इन एक्वस फॉर्म भी बोल सकते हैं, कंडक्टर्स इन एक्वस फॉर्म भी बोल सकते हैं, और मोल्टन स्टेट भी बोल सकते हैं, दैट इज जो इनकी फ्यूज्ड फॉर्म होती है। तो गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस फॉर्म, क्योंकि एक्वस फॉर्म में भी इनका क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्म हो जाएगा। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर, ये तो क्लियर है। एंड पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि स्ट्रांग होता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं,
आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो हमारे पास हाइड्राइड एनायन की फॉर्म में है, तो एनायन एनोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा तो वहां उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। नेक्स्ट, दैट इन हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें तो हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो दीज हाइड्राइड्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन किस पे फॉर्मेशन करेंगे, एनोड पे। तो दीज हाइड्राइड्स on electrolysis, these hydrides on electrolysis forms हाइड्रोजन गैस, लेकिन कहां पर बेटा, एट एनोड। कहां पर, एट एनोड, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक आयनिक सलाइन हाइड्राइड ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है। क्लियर? तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, हमें पता है Na+H-। अब H- क्या है बेटा, H- एनायन है। मैंने आपको कल ही कंसेप्ट समझाया था इलेक्ट्रोलाइसिस का, द डिपोजिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, क्या कहलाता है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का। तो एनोड पे यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बेटा, ये हमारे पास जो 2H- आयन है, ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है बेटा, हाइड्रोजन गैस एनोड पे बनती है, जब सोडियम, जब इन हाइड्राइड्स का क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो एनोड पे फॉर्म होगी। क्लियर? क्योंकि हाइड्राइड यहाँ पर H- फॉर्म में निकलता है। अगर हम बात करें इनकी रिएक्शंस की, क्लियर, तो दीज हाइड्राइड्स ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे वाटर के साथ, विगरसली रिएक्ट कर जाएंगे, और वहां पर हमारे पास जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, हाईली अल्कलाइन इन मीडियम। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊं, तो सोडियम Na+ वाटर OH- क्या मिलकर बनाएगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो दीज हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विद H2O टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज हाइड्राइड्स रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन करते हैं, साथ के साथ ये स्ट्रॉन्ग बेसिस का फॉर्मेशन भी करते हैं। एंड दियर एक्वस सॉल्यूशन, जो वहां से एक्वस सॉल्यूशन बनता है, आर बेसिक इन नेचर, वहां से जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन लिख लेते हैं, हमने सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो यहां से ये क्या बनाएगा, Na+ अपने साथ OH- ले गया, तो ये हो गया NaOH। साथ में बेटा यहां से H+ निकला, यहां से H- निकला, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रिपरेशन भी है एक तरीके से हाइड्रोजन गैस की, अगर हम हाइड्राइड्स की रिएक्शन किसके साथ करा दें, बेस के साथ। सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोलिथ के साथ, CH2 को हमने क्या नाम दिया था बेटा, हाइड्रोलिथ। इस हाइड्रोलिथ की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, वाटर के साथ। अगेन यहां पर ये इससे क्या फॉर्म कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा एक तो, और साथ में किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है ये तो बेसिक है ये नेचर में, और ये यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन का। तो ये नाम याद रखना बेटा, पूछा जाता है, CH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, H- की भी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ से H+, यहाँ से H- किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2 का फॉर्मेशन कर देगा, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारे पास, बेसिक सॉल्यूशन। तो हमें ये पता है
कि जो हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स हैं, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स हैं, उनमें मेटल पॉजिटिव चार्ज लेकर निकल रहा है और हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेकर निकल रहा है, वो हाइड्राइड है। तो H माइनस को तो H प्लस चाहिए और वो H2 गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन कर देगा। सेम इसी तरीके से बेटा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम इनको बर्न करें तो ये दे बर्न, मतलब ये कैसे होती है, H2 की प्रॉपर्टीज में हमने लिखा था दैट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो जैसे कि इन हाइड्राइड्स को अगर हम हीट करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी स्पॉन्टेनियसली बर्न भी हो जाते हैं, तो दे बर्न स्पॉन्टेनियसली। दे हम व्हाइट से लिख रहे थे ना, यस। तो ये पॉइंट अगर आप पता है लाइव क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती, मैं डिक्टेट करती, आप लोग लिख लेते। देन दे बर्न स्पॉन्टेनियसली इन एयर, they burn spontaneously in air on heating। जब हम इन्हें हीट करेंगे तो ये स्पॉन्टेनियसली बर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेटल हाइड्राइड ले लिया दैट इज CaH2, इससे हाइड्रोलिथ तो बोलते ही है। जब हम इसे यहाँ पर हीट करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम का फॉर्मेशन करेगा और H2 गैस का, तो यहाँ से भी इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वही हमारा हाइड्रोलिथ, ये क्या है हमारा आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली एयर में बर्न हो जाते हैं और दैट इज हाईली इनफ्लेमेबल। ये इन प्रॉपर्टीज को बता रहा है दैट इज these hydrides are these hydrides are highly inflammable in nature, highly inflammable in nature। कैसे होते हैं बेटा, जल्दी आग पकड़ने वाले। तो इनको हीट करो तो ये नेचर में कैसे होते हैं, हीट करने पर ये बर्न करने लगते हैं स्पॉन्टेनियसली। कुछ मेटल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं ये, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। नाम आपने सुना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड एक आयनिक सेलाइन हाइड्राइड का एग्जांपल है, लेकिन ये नेचर में कोवेलेंट होता है। इसके रिएक्शन अगर हम Al2Cl6 से कराएं तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, LiAlH4 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। H- देता है एक्टिव रिएक्शन के लिए, तो वो पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। That some complex metal hydrides can be, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, that can be prepared, some complex metal hydrides can be prepared which are used as, जो हम किसकी तरह यूज करते हैं, which are used as strong reducing agent, जो हम किसकी तरह यूज करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो LiH की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, Al2Cl6 के साथ कराते हैं, तो मेजर कंपाउंड जो बनता है वो बनता है LiAlH4। तो ये क्या बोला हमने, सम कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स जब हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो बेटा LiAlH4 का फॉर्मेशन होता है, साथ में LiH निकल जाता है यहाँ से इस रिएक्शन में, और ये जो है ये यूज होता है जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर, इट इज यूज्ड एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड। अब ये चीजें रिटर्न होती तो हमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगता, बट कोई बात नहीं, हमने इसको समझ लिया। सिंपल सी बात याद रखना, दीज आर फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीज थ्री, ऑल आर आयनिक इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड होते हैं, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपराइज नहीं होते,
बैड कंडक्टर होता है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जब मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो आयनिक फॉर्म में होते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा ही, क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, आयनिक नेचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने इनके रिएक्शंस के बारे में बात की थी बेटा। अब हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट हाइड्राइड, दैट इज कोवेलेंट हाइड्राइड। अरे यार ये पॉइंट्स लिखे हुए थे बेटा, कोई बात नहीं, अब तो हमने लिख दिए, है ना। White crystalline solid have high melting point, non-volatile, non-conducting solid state, mu state, sodium hydride। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। अगर ये सब हम पढ़ चुके हैं तो क्यों ना इस स्लाइड को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। क्लियर, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसमें हमको पूरा लिखना है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में। तो वापस इस फ्लो चार्ट पे आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया इसके बारे में। ये हम कवर कर चुके हैं, आयनिक और सेलाइन, इनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। बात करते हैं बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 18, फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये इतना ही था, ये इतना ही था, फिर भी मैं आपको वहां पे पूरा प्लॉट करके समझा देती हूँ। क्लियर, तो अब हम जिक्र करते हैं सेकेंड हाइड्राइड, दैट इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के बारे में। फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ये हमारे पास फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। कैसे कैसे बेटा देखेंगे ध्यान से। नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर, तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है that is electron deficient hydrides, that is electron precise, ना एक एक्स्ट्रा ना एक कम, hydrides। and last one is that is electron rich hydrides। इन्हें भी हम एनसर्कल कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में। जितना सबसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप 13 के होते हैं वो इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो हमारे पास बनते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय, सिंपल वर्ड्स में अगर हम लिखें तो दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं दे बिहेव एज लीस एसिड। ये आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। लीस एसिड, लीस बेस क्या होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की उन्हें बोलते हैं लीस एसिड। जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की उन्हें हम कहते हैं लीस बेस। अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स की तो हम बोल सकते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 14। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के थ्रू ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हो गया तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, CH4 का। तो इन दीज हाइड्राइड्स central atom is surrounded by 8 electrons, that is its octet is complete। उसका ऑक्टेट कैसा होता है बेटा, कंप्लीट होता है। और अगर उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट है तो वो तो स्टेबल हो गया। क्लियर, ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप 15, 16 एंड 17। अगर मैं बात करूं ग्रुप 15 फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ग्रुप 16 फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्रुप 17 फॉर एग्जाम्पल HF। तो इन एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है
तो यहाँ से फॉर्मेशन कर रहा है एनहाइड्राइड्स का। अब इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बिहेव एज लीज बेस, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो देकर वो बॉन्ड बना सकता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो वो लीज बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स जो है बेटा, ये 3 तरीके से क्लासिफाई हुए हैं। तो अब इस केस में इनके पास क्या होता है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है विथ कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो लोन पेयर होता है ना, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो थर्ड वन, दैट इज मेटालिक। इन्हें मेटालिक भी बोलते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी बोलते हैं, एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। बच्चों these are formed by D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारे पास D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये उनके थ्रू हम बनाते हैं। D ब्लॉक में तो हमने डिस्कस भी किया था कि D ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इन ग्रुप 6, ये पॉइंट याद रखना बेटा, जो हमारे पास ग्रुप 6 है, ओनली क्रोमियम, वहां पर सिर्फ क्रोमियम बनाता है। इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड, सिर्फ क्रोमियम मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद हमारे पास जो है, जैसे कि अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6, इसको छोड़ के, यानी कि क्रोमियम को छोड़ के ग्रुप 6 का कोई और अदर एलिमेंट, साथ के साथ ग्रुप 7, ग्रुप 8 एंड ग्रुप 7, 8, 9, ये फॉर्म नहीं करते मेटल हाइड्राइड्स का। क्लियर। तो डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, डू नॉट फॉर्म दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, डू नॉट फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते, दैट इज नोन एज, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड गैप। क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज हाइड्राइड इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। तो ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो मेटल्स होते हैं, इनमें इनकी टेंडेंसी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। इनकी टेंडेंसी होती है, इनमें इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं जहां पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके ये इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, हमारे पास नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दे डू नॉट कंटेन्स आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक नेचर। these hydrides do not contains ionic or covalent bond and are नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, यानी कि जिसकी स्टोइशियोमेट्री बैलेंस नहीं है। क्लियर। एंड आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एल लैंथेनम H2.87, तो लैंथेनम ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाया। नेक्स्ट यूट्रोबियम हाइड्रोजन के साथ 2.55, इस तरीके के साथ ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर स्टोइशियोमेट्री बैलेंस होती 1:1, 1:2, ठीक है, तो 1:1 या 1:2,
नॉन स्टोइचोमेट्रिक रेशियो में ये प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड्स और मेटल हाइड्राइड्स, क्योंकि ग्रुप डी और एफ में हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बेटा, हाइड्रोजन गैस हमारे पास H2 फॉर्म में होती है, जो ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। क्लियर? दैट hydrogen gas in form of hydrogen atom either adsorbed on the surface or enters into these metals. Clear? तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। तो दे आर नोन एज metallic hydrides also. They are known as metallic hydrides also. क्लियर? बिकॉज दे आर यूज टू स्टोरेज, इनको हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को भी, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इनको हम यूज करते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए, तो इट इज दे आर यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज ऑल्सो, दे आर यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज। क्लियर? तो ये हमारे पास इसके की पॉइंट्स हो गए बेटा। अब हम कंक्लूड कर देते हैं फिर से तीनों को। ये कंपैरेटिवली मोर हार्ड होते हैं, मोर वॉलेटाइल होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल हमने इनके बारे में डिस्कस किया है बेटा, हाइड्राइड्स। फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ये फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई हुए। इनकी जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं उन्हें अभी हमने डिस्कस किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? ये आयनिक होते हैं नेचर में, कोवेलेंट होते हैं, ये मेटालिक होते हैं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाने हैं, जो की पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं बेटा वो इसी तरीके से आपको पढ़ने हैं। तो ये तीनों का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, यहाँ पर ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर के बारे में। सबसे पहले हम वाटर के बारे में वो बात करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है। वाटर हम किसे बोलते हैं बेटा? जल। H2O को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? जल बोलते हैं। ये जो हमारे पास वाटर होता है H2O, इसके बारे में हमें अब तक क्या पता है? गैसियस फेज में हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? जैसे कि ये इस तरीके से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इस सेंट्रल एटम पे जो ऑक्सीजन होती है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर आप बात करो ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, बिकॉज ज्योमेट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और शेप इसका कैसा होता है बेटा? वी शेप होता है, बैंड शेप होता है, जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है। ये ऑक्साइड है एक हाइड्रोजन का, हाँ जी बिल्कुल। वाटर constitutes 65% of human body and 95% of plants. 3/4 of the earth's surface is covered with water. Absolutely right. वाटर की परसेंटेज कहाँ कहाँ पर कितनी है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको याद जरूर रखना है। और कौन सी चीजें हैं बेटा जो हमें वाटर के बारे में पता है? 1 by 1 हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो हमने और भी प्रॉपर्टीज बेटा वाटर की जो पढ़ी हुई है। अगर हम बात करें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की, तो जो वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना वो रेन वाटर होता है बेटा। क्लियर? तो हम जिक्र करते हैं इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। प्योर वाटर की अगर हम बात करें, वही बेटा जो हमें पता है ऑलरेडी, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत अच्छे से पता है। वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पे करता है? 100 डिग्री सेल्सियस, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर को हम फ्रीजर में रखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, अभी मैं शो करवाऊंगी बेटा जब मैं आइस का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हाई लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, स्पेसिफिक हीट एज कंपेयर टू H2S एंड H2SC। सिंपल सा रीजन, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सेलेंट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है।
अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स जो होते हैं डिसॉल्व करते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो भी मैं फिर से आपको डिस्कस करवा देती हूँ। सबसे पहली बात कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये गैसियस फेज में एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल गैसियस फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है, जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था, दैट ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। 3D में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पर इसके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो दो OH बॉन्ड तो ऑन द प्लेन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दो लोन पेयर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन और इधर दो तरीके से लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं, बैंड शेप बोलते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है एंड शेप वी शेप या बैंड शेप। अगर हम बात करें बेटा लिक्विड फेज की, तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं फिर से बेटा। एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं। वो हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली अटैच है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, अगर वो अट्रैक्ट हो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर वो इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल या इन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और विद इन द मॉलिक्यूल हो तो इंट्रा। पढ़ाया था बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, तो कुछ यही स्ट्रक्चर हमने तब पढ़ी थी। क्लियर? ये आगे ऊपर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसकी लिक्विड फॉर्म में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये आगे फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर बेटा? तो ये गैसियस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो रिपीट कर देते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन जो खुद अटैच है इन तीनों में से किसी एक से भी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फोन से, अगर ये अट्रैक्ट होता है किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन तीनों में से ही, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। तो हमने अभी डिस्कस किया बेटा आइस हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताई 3D स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करके। वेकेंट स्पेसेस बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई होने लगता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, तभी तो आइस वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट जनरल पॉइंट्स, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आपने पहले भी सुना होगा कि ये जो वाटर है ये नेचर में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। क्या बेटा? ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है एंड एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह रिएक्ट करता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वाटर की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा दें तो यहां से किसका फॉर्मेशन होता है, NH4OH का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात बताना बेटा, यहां पर इसने क्या किया, इसने इसको H+ दिया, तो ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या कहती थी, जो H+ डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं, जो H+ एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। तो यहाँ पर इसने किसकी तरह बिहेव किया बेटा, यहाँ पर इसने बिहेव किया एसिड की तरह। वहीं पे बेटा वाटर को जब हम मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का फॉर्मेशन होता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो ये दोनों की तरह बिहेव करता है, ये नेचर में एम्फोटेरिक होता है, एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस। कहीं कहीं पर आप लिखा हुआ देख लोगे कि भाई ये न्यूट्रल है, लेकिन जब तक ऑप्शन में NO CO N2O नहीं है तब इसको न्यूट्रल बोल सकते हो, रेस्ट आप वाटर को न्यूट्रल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर की अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज
रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों की तरह बिहेव करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। अभी हम ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करके आए हैं और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? अभी हमने रिएक्शन डिस्कस की थी, यहां से फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, H2O की मैं बात कर रही हूँ, H प्लस प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सोडियम +1 में था, +1 में है। यहाँ से हाइड्रोजन -1 से +1 में गया, तो यहाँ पर ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या किया? साथ वाले को ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, लेकिन यहाँ पर कितनी है? +1 और 0, दोनों में ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर -2 से ये किस में गया? यहाँ पर ये +1 से 0 में गया, यानी कि साथ वाले को तो ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हुआ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। वहीं पे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। कैसे? अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं फ्लोरीन की वाटर के साथ, क्लियर? फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होता है? यहां से फॉर्मेशन होता है 4HF का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साथ में O2 गैस निकलेगी। यहाँ पर ये H2O को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 थी, यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। 0 से -1 में गया, रिडक्शन हुआ, और खुद क्या हो रहा है? यहाँ पर ये प्रेजेंट था हमारे पास ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर प्रेजेंट है 0, तो -2 से 0 यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस यानी कि बेटा वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो क्योंकि ये यूज होता है एज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, क्लियर? तो इस वजह से ये जनरली हर हमारे पास जो भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये उसके साथ एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और मेटल का ऑक्साइड है तो ये उसके साथ बेस का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे पहली रिएक्शन P4O10। P4O10 एक फास्फोरस का ऑक्साइड है जो कि एक नॉन मेटल है, हाइड्रोलिसिस कराया, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। SiCl4 SiO2 का फॉर्मेशन हुआ। कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराया, कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराया तो यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज बेस का फॉर्मेशन हुआ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर? ये आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। सेम रिएक्शन हम D2O के साथ भी कराएंगे, हैवी वाटर के साथ भी। तो यहाँ से एसिटाइलिन और इथाइलिन इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, क्लियर? ये आपने ऑर्गेनिक में एल्कायन की प्रिपरेशन में रिएक्शन पढ़ी हुई है, क्लियर? नेक्स्ट बेटा कैल्शियम हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ अभी पढ़ा हमने, हाइड्रोलिथ की रिएक्शन वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, रिपीट हो रही है बेटा रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर? नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉस्फीन गैस का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। सेम रिएक्शन हम पी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ेंगे। तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर वाटर की रिएक्शन करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर आप रिएक्शन करा रहे हो मेटल के कार्बाइड के साथ या मेटल के हाइड्राइड के साथ तो आपके पास बेस का फॉर्मेशन होगा, क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन यानी कि बेटा आपने कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे जिनमें H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ दैट इज दैट .2H2O लिखा हुआ हैगा, ठीक है? तो आपने
कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी देखा कि H2O एक मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कैसे हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो सारे कंपाउंड लाइक जैसे कि Na2SO4.2H2O, Na2SO4.7H2O, FeSO4.7H2O, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट होते हैं ये तीन तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होंगे, या फिर वो इंटरस्टिशियल की फॉर्म में होंगे एड्सॉर्ब करके, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एग्जांपल इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस थे CrH2O होल 6 Cl3। अब इस केस में ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो इस क्रोमियम के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इनकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखो ये रहा क्रोमियम, क्रोमियम 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना रहा है बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3Cl- आयन प्रेजेंट है इसके आयनाइजेशन स्फीयर में। नेक्स्ट बेटा इंटरस्टिशियल फॉर्म में, जब ये इंटरस्टिशियल स्टेट में होता है यानी कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया तो ये इंटरस्टिशियल स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल BaCl2.2H2O, ये एग्जांपल हो गया हमारे पास इंटरस्टिशियल वाटर मॉलिक्यूल का। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा CuSO4.5H2O, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ये जो कंपाउंड होता है इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल तो कॉपर के साथ हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखना बेटा कैसे, ये रहा कॉपर, क्लियर, 4 वाटर मॉलिक्यूल तो इसके साथ बनाते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। एक जो वाटर मॉलिक्यूल देखो बेटा फॉर्मूला देखो CuSO4.5H2, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास प्रेजेंट है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, वो बना रहा है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन जो खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है वो अगर अट्रैक्ट हो अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। और क्या प्रेजेंट है, SO4-2। यहाँ पर SO4-2 हमारे पास प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से है यहाँ पर, दैट इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि CuSO4.5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि कितने वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में, 1 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। तो ये पॉइंट्स मैं इसके बारे में लिखवा देती हूं। इन ब्लू विट्रियोल, इन ब्लू विट्रियोल 4 water molecules forms coordinate bond and one water molecule involved in hydrogen bond. Clear? and forms कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बेटा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो हमारे पास ये जो वाटर है ये 3 तरीके के हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं, 2 तरीके के वाटर होते हैं बेटा, एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जो सिंपली अगर हम उसमें सोप मिलाएं तो वो इजीली लेदर का फॉर्मेशन कर दे, झाग का फॉर्मेशन कर दे।
और हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें हम लेदर मिलाएं, सॉरी जिसमें हम सोप मिलाएं और झाग ना बने इजीली, तो वो होता है हमारे पास हार्ड वाटर, और ये होता है सॉफ्ट वाटर। तो वाटर दो तरीके के होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनके बारे में लिख लेते हैं। हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? ऑन एडिंग सोप नॉट फॉर्म्स लेदर, जो झाग का फॉर्मेशन नहीं करता, तो हम बोल सकते हैं दैट इज अनस्यूटेबल, अनस्यूटेबल फॉर लॉन्ड्री पर्पस। यानी कि कपड़े वपड़े अगर हमें धोने हैं बल्क में तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसके बारे में और क्या बता सकते हैं बेटा, कि ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स, इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, सॉल्ट्स होते हैं बेटा किसके? बाइकार्बोनेट्स, और वी कैन से इट क्लोराइड्स, और वी कैन से इट सल्फेट्स। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन दो कैटायंस के जो सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स हुए या क्लोराइड्स हुआ, सल्फेट्स हुआ, इनकी वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। दैट इज ऑन एडिंग सोप, on adding soap forms leather easily, forms leather easily। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है? दैट इज suitable फॉर ड्रिंकिंग, suitable फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी सुटेबल होता है, ठीक है? suitable फॉर लॉन्ड्री पर्पस, फॉर एवरीथिंग। क्लियर? अब हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर के बारे में। बेटा सॉफ्टनेस और हार्डनेस इतना तो क्लियर हो गया कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम यूज करते हैं। अब हार्डनेस भी दो तरीके की होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बहुत ही बेकार पानी आता है, अब आपके यहाँ आता है नहीं आता वो पता नहीं, लेकिन जब बेकार पानी आता है तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो बकेट्स होती हैं, या आपने कभी अगर सर्दियों के टाइम पे हीटिंग रॉड यूज किया हो तो उस पे ना एक सरफेस पे आके कुछ पपड़ी सी जम जाती है। वो पपड़ी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है जो इकट्ठा हो जाता है, और वो हार्ड वाटर में ही होता है। तो ये जो हार्डनेस होती है वाटर की, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन सॉल्ट्स की वजह से। और हार्डनेस भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास बेटा टेम्पररी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर, अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री एंड हार्मफुल फॉर बॉयलर्स, जिनमें हम बॉईल करते हैं उनमें भी सरफेस जाकर जम जाती है। और टेम्पररी हार्डनेस, हमारे पास हार्डनेस दो तरीके की होती है बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है? इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको मैं फ्लो चार्ट में समझा रही हूँ बेटा, जैसे कि मैंने हाइड्राइट्स के बारे में बताया था। क्लियर? तो आपको फिर सारी चीजें और इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो समझना बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह की है हमारे पास। कैसे है बेटा? टू टाइप्स में। एक है हमारे पास दैट इज टेम्पररी हार्डनेस, और एक है हमारे पास दैट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें बेटा टेम्पररी हार्डनेस की, तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, दैट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सिर्फ बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। और परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो फ्लो चार्ट में समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अभी हम समझ रहे हैं। वाटर की हार्डनेस समझ में आ गया कि भाई ना पीने के लिए यूज कर सकते हैं ना कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर झाग नहीं बन रहा। तो वाटर हार्ड दो तरीके के, टेम्पररी यानी कि जो थोड़ी देर के लिए है उसको हटाया जा सकता है इजीली, और परमानेंट दैट इज जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको कैसे रिमूव करें। तो परमानेंट हार्डनेस
होती किसकी वजह से है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2। अगर ये सॉल्ट्स पानी में प्रेजेंट है तो हार्ड वाटर, और अगर बाइकार्बोनेट्स CaHCO3 और MgHCO3 पानी में प्रेजेंट है, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस। अब इनको रिमूव करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं। क्लियर? क्या क्या मेथड्स होते हैं बेटा टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के, ये भी मैं आपको बता देती हूं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। मैथड्स टू रिमूव हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस भी दो तरीके के हैं, तो दोनों को हटाने के हमारे पास अलग अलग मेथड होंगे। तो मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस, तो हमारे पास दो तरह की हार्डनेस है, तो दो तरीके के मेथड होंगे। नंबर 1 फॉर टेम्पररी हार्डनेस, and number 2 for permanent hardness। तो टेम्पररी हार्डनेस जो कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से है, इसके हमारे पास दो मेथड है बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 बाय बॉइलिंग, यानी कि सिंपल पानी को बॉईल करो। बॉईल करोगे तो क्या होगी? उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी बेटा? रिमूव हो जाएगी। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है बेटा? क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम पता है क्या यूज करेंगे बेटा? क्लार्क्स मेथड में हम उस जो भी हमारे पास वाटर है, जो भी हमारे पास हार्ड वाटर है, उसमें हम मिक्स करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? इसको मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखना बेटा। उसमें हम यूज करते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर हम किसे बोलते हैं बेटा? लाइम वाटर हम बोलते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम वो पानी जिसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनकी रिएक्शन हम लाइम वाटर के साथ कराते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वहां से क्या निकलता है? Ca+ हमारे पास बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट में प्रेजेंट है H+CO3-2, H+CO3-2, और यहां पर वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो Ca+2 CO3-2 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और अभी हमारे पास ये जो सॉल्ट थे ना, जिसकी वजह से पानी हार्ड था, वो सॉल्यूबल सॉल्ट थे, और कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट है। प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो क्या होगा? या तो पानी को बॉईल कर दो, हार्डनेस चली जाएगी, नहीं तो फिर उसमें मिक्स कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? जितना भी वो प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा और ऊपर प्योर वाटर होगा। तो ये पूछा भी जाता है कि टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड? तो बेटा क्लार्क्स मेथड, जिसमें हम सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। वो क्या करेगा? सॉल्युबल सॉल्ट में से जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका क्या बना देगा? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देगा, जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर प्योर वाटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा दैट इज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन से 4 मेथड है? तो हमारे पास जो 4 मेथड है उनमें नंबर 1 मेथड है बेटा बाय वॉशिंग सोडा। क्या करेंगे? सिंपली वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाएंगे। वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? Na2CO3 को बोलते हैं। Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा? पहली बात, परमानेंट हार्डनेस है किसकी वजह से? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। जब वो इनके साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन कर देगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का। और हमारे पास जो इम्प्योरिटी थी, जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयंस थे, वो प्रेसिपिटेट बना देंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर प्योर वाटर आ जाना है। दैट इज द फर्स्ट मेथड जब हम वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। सेकेंड मेथड है बेटा दैट इज बाय कैल्गन मेथड। बाय कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड में हम किसका यूज करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे सोडियम Na6P6O18, जिसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट।
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, हम ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे उन सॉल्ट्स के साथ जो कि वाटर में सॉल्यूबल है। वो क्या करेंगे, उनमें जो कैटायन प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ फॉर्मेशन कर देंगे एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड का, और वहां पर क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और पानी में रह जाएंगे Na+, विच इज कंपैरेटिवली लेस डैमेजेबल आयन। तो हमें सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम को रास्ते से हटाना है और Na+ लगाना है। वो Na+ लगाकर क्या करेगा, वाटर को कंपैरेटिवली कम हार्ड करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हट रहा है ना भाई, तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है, हमने सोडियम कार्बोनेट यूज किया, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाया और वाटर को प्योरीफाई किया। सेकेंड मेथड में हमने कैल्गन मेथड में यूज किया। थर्ड मेथड है हमारे पास, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं जियोलाइट्स का। जियोलाइट्स क्या करेंगे, ये एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं, अगेन इनका यूज करके भी हम इन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स बना देंगे उन कैटायंस के साथ और Na+ लगा देंगे। Na+ बच जाएगा पानी में, कंपैरेटिवली लेस डैमेजेबल है, दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। और लास्ट मेथड एंड द बेस्ट मेथड, जिसमें पहला मेथड है जिसमें हम कैटायन एनायन दोनों को हटाएंगे रास्ते से, क्योंकि भाई हार्डनेस के लिए क्लोराइड और सल्फेट भी तो रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अभी तक हम सब जगह क्या कर रहे थे, कैल्शियम मैग्नीशियम को रास्ते से हटा रहे थे, क्लोराइड और सल्फेट लगा रहे थे। तो इधर हम क्या करते हैं, कैटायन और एनायन दोनों को रिप्लेस करते हैं और डिमिनरलाइज वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड, और ये टेम्पररी परमानेंट हर तरह की हार्डनेस को रिमूव कर देगा परमानेंटली। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिंथेटिक रेजिन मेथड। इनका हम यूज करेंगे और वाटर को प्योरीफाई करेंगे। तो ये मैंने आज फ्लो चार्ट बना दिया है। क्लियर? ये मैंने आज आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बना दिया है। इसे हम कवर कल करेंगे क्योंकि हमारा ये पॉइंट अब रह ही गया। तो कल हम जल्दी जल्दी से गो थ्रू होते हुए, क्योंकि जनरली मेन पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं, कल मैं इसको नोट फॉर्म में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको इसी तरीके के की पॉइंट्स बनाने बेटा इनऑर्गेनिक के लिए फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ो। वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर काम खत्म, हार्डनेस, टेम्पररी, परमानेंट, टेम्पररी, क्लार्क मेथड, बॉइलिंग, परमानेंट, 4 मेथड। चारों मेथड में एक एक चीज ही तो लिखनी, करता क्या है। समझ में सब आ गया, लेकिन हमें थ्योरी तो कहीं नहीं लिखनी है, हमें लिखना है कब कहाँ क्या यूज होता है। पता है, इससे एक क्वेश्चन बन जाएगा नीट का, विच मेथड इज यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, क्लार्क मेथड, कैल्गन मेथड। कंफ्यूज मत होना, क्लार्क मेथड इज यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, कैल्गन मेथड इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। लगभग इन तीनों मेथड में हम क्या कर रहे हैं, लगभग इन तीनों मेथड में हम कैटायन को रिप्लेस कर रहे हैं। लास्ट वाला तो हटा दो, इन दोनों में क्या कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा के Na+ लगा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली लेस डैमेजेबल है। क्लियर? तो इनको कल हम कवर करने वाले हैं बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें हम कल, और फिर हम वाटर को कंप्लीट करते हुए इनकी हार्डनेस के बारे में 2-3 पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद H2O2 कवर करते हुए इस चैप्टर को भी क्या करेंगे बेटा, समाप्त करेंगे। जितना पढ़ा उतना पढ़कर आना, घबराना नहीं है, लेकिन जितना पढ़ाना वो ऑन द टिप्स होना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल सी चीजें पढ़ी है बेटा। कंक्लूजन चलो बता ही देते हैं। कंक्लूजन, यस बेटा, कंक्लूजन आज जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन के साथ अमोनिया, O2 के साथ H2O रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हैलोजन के साथ हैलाइड्स बना रहा था, सिंपल। फिर हमने डिस्कस किए बेटा हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है। हाइड्राइड्स हमारे पास 3 तरीके के थे। सबसे पहले आयनिक, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, क्योंकि ये तीनों नेचर में कोवेलेंट होते हैं, जिनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और साथ के साथ क्या,
bad conductor of electricity in solid state and good conductor in molten state. नेक्स्ट बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर. ये फर्दर 3 तरीके से क्लासिफाई हुए थे. कैसे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच. ग्रुप 13, यहां पर ग्रुप 14 वाले, और यहां पर ग्रुप 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच बराबर होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है ग्रुप 14. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. नेक्स्ट था, लास्ट था, दैट इज मेटालिक बोल लो, इन्हें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बोल लो. तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले बनाते हैं. ग्रुप 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, 7, 8, 9 नहीं बनाता, जैसे हाइड्राइड गैप बोलते हैं. नथिंग मोर देन दैट. उसके बाद हमने स्टार्ट किया वाटर. वाटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आज डिस्कस किया है ना, वो एक यही है, क्या? हार्डनेस. तो फ्लो चार्ट मैंने समझा दिया है. कल थ्योरी कवर करते हुए एक बार उस थ्योरी को कवर करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. डिग्री ऑफ हार्डनेस H2O2, दीज आर पेंडिंग. मे बी कल क्लास आ जाए, न भी आए तो घबराना मत, मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों एंड स्टे मोटिवेटेड. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैंने नेक्स्ट क्लास लाइव भी ले ली तो आप लोग मस्त होकर प्रिपेयर करके आओगे. और क्विज कंपटीशन रखेंगे. याद होना चाहिए यार जितना हमने पढ़ा. मेरा सिलेबस होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे साथ साथ तुम्हारा होना जरूरी है. तो जितना पढ़ा उतना एक एक पॉइंट रिवाइज करके आना, वो हमें क्लियर होना चाहिए. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों. थैंक यू. अच्छा, हमें आज क्लास बंद करनी है.